हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माइक्रोब टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम मानसी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ स्टेरलाइजेशन के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फिजिकल एजेंट्स ऑफ स्टेरलाइजेशन, मतलब कौन कौन से वो एजेंट हैं। उनमें से मैक्सिमम एजेंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, बाकी के बारे में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ये पार्ट काफ़ी बड़ा हो जाता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्टेरलाइजेशन होता क्या है। अगर हम वर्ड स्टेरलाइजेशन की बात करें तो एक लेटिन वर्ड है और प्रॉपर वर्ड क्या है, स्टेरिलिस। ठीक है, अब ये जो स्टेरिलिस होता है इसका मतलब क्या है, अनेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग या फिर बैरन। बेसिकली हम क्या करते हैं, जब कोई भी स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी माइक्रोब क्या है अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस ना कर सके, खुद को रिप्रोड्यूस ना कर सके और खुद भी क्या हो जाए, किल हो जाए। अगर हम स्टेरिलाइजेशन को डिफाइन करें तो किस तरीके से करेंगे, वो प्रोसेस जिसकी वजह से कोई भी आर्टिकल, सरफेस या मीडियम फ्री हो जाता है लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, चाहे वो वेजिटेटिव फॉर्म में हो या स्पोर फॉर्म स्टेट में हो। ठीक है, ध्यान रखना है किस किस स्टेट में हो सकती है माइक्रोबियल सेल, यहाँ पर वेजिटेटिव या स्पोर दोनों किसी भी फॉर्म में हो सकती है। और स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस ज़्यादा इफेक्टिव तब होगा जब दोनों ही फॉर्म में माइक्रोबियल सेल क्या हो जाए, किल हो जाए या क्या हो जाए, कहीं ना कहीं इनएक्टिव हो जाए। जब भी हम स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, इसका मतलब क्या होता है कि हम अपने मटेरियल को, आर्टिकल को, सरफेस को क्या कर रहे हैं, माइक्रो फ्री बना रहे हैं। अब ये जो स्टेरिलाइजेशन होता है उसके लिए अलग अलग एजेंट्स का हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम केमिकल एजेंट्स का यूज़ कर रहे हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, केमिकल एजेंट्स को स्टेरिलेंट, क्या बोलते हैं, स्टेरिलेंट बोलते हैं। कई बुक्स में या कुछ छोटी मोटी ऐसी ऐसी बुक्स होती हैं, कई स्टूडेंट्स हैं वो क्या कहते हैं कि स्टेरिलाइजेशन का क्या मतलब होता है, मैम हम फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। ठीक है, ये सही है। कई बोलते हैं क्या है, हम फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन बना रहे हैं। देखिए, कंटेमिनेशन का मतलब क्या होता है, वो अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बट स्टेरिलाइजेशन जो होता है वो प्रोसेस डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है कि अनवांटेड कौन से हैं, वांटेड कौन से हैं, यानी कि कंटेमिनेशन वाले कौन से हैं, जिनकी हमें नीड है वो वाले कौन से हैं। ये सभी को क्या कर देता है, किल कर देता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि स्टेरिलाइजेशन अनवांटेड माइक्रोऑर्गेनिज्म या फिर कंटेमिनेशन को किल करता है। स्टेरिलाइजेशन क्या करता है, सभी टाइप के माइक्रोब्स को क्या कर देता है, इनएक्टिव या किल कर देता है। अब बात आता है कि कौन कौन से मेथड हो सकते हैं स्टेरिलाइजेशन के या फिर डिसइंफेक्शन के। तो दो टाइप के एजेंट्स हम यूज़ करते हैं, फिजिकल एजेंट्स एंड केमिकल एजेंट्स के लिए। अगर हम फिजिकल एजेंट्स का यूज़ करें तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, फिजिकल स्टेरिलाइजेशन। एंड केमिकल अगर हम एजेंट्स का यूज़ कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे हम उसको, केमिकल स्टेरिलाइजेशन। अब बात करेंगे फिजिकल एजेंट्स की। तो फिजिकल एजेंट में सबसे पहले आता है सनलाइट। हमें पता है सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, हमें सबको एनर्जी किससे मिल रही है, सन से मिल रही है। सन सिर्फ हमें एनर्जी देने का काम नहीं करता है, सन हमारी एयर को, हमारे वाटर को भी क्या करता है, स्टेरिलाइज करता है। जो सनलाइट होती है, ठीक है, वो क्या शो करती है, साइडल, ठीक है, बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट शो करती है, एक्टिविटी शो करती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्पॉन्टेनियस स्टेरिलाइजेशन में। क्योंकि हम इंटेंशनली सनलाइट भले ही किसी चीज़ को प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, बट हमारी एयर वाटर में अपने आप ही क्या जा रही है, वो जा रही है। तो ये एक नेचुरल कंडीशन में क्या कर रही है, स्टेरिलाइज कर रही है। ठीक है, ये क्यों होता है, जिसका डिसइंफेक्टेंट या फिर स्टेरिलाइजेशन का एक्शन है वो किस वजह से होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज। हमें पता है जो सनलाइट होती है उसमें क्या होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है। ठीक है, एक नेचुरली हमारे वाटर टैंक्स को, रिवर्स को, लेक्स को, सभी को क्या कर रहा है, स्टेरिलाइज कर रहा है। जो डायरेक्ट सनलाइट होती है ट्रॉपिकल कंट्री साइड्स में, ठीक है, वो क्या करती है, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं एटमॉस्फेयर में उनको ख़त्म करती है। इसकी जो मेनली जर्मिसाइडल एक्टिविटी होती है सनलाइट की, है जर्मिसाइडल इफेक्ट होता है, वो किस वजह से होता है, तो अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, दूसरा हीट रेज। ये दोनों मिलकर के क्या करती हैं, जर्मिसाइडल एक्टिविटी या स्टेरिलाइजेशन का काम करती हैं। अगला आपने देखा होगा कि जब भी घरों में पिकल्स बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, पिकल्स, अचार बनाए जाते हैं, यानी कि तो सपोज़ आम का अचार बनाया जाता है तो पहले क्या करती हैं आपकी मम्मी, आम को कट करती हैं और उनको सन ड्राई करती हैं, यानी कि धूप में सुखा देती हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वो क्या कर रही हैं यहाँ पर, सन में जो, सन की वजह से एक तो जो हमारे मैंगो हैं वो बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, वाटर एक्टिविटी कम हो जाएगी उनकी। दूसरा क्या होगा कि जो भी सनलाइट है या सन हीट है उसमें जो भी यूवी रेज हैं वगैरह जो भी होगी, वो पहले से जो माइक्रोब्स होंगी वो क्या कर देंगी, उनको किल कर देगी उस हमारा जो भी हमारा मटीरियल है,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रो मैंगो। नेक्स्ट मेथड है ड्राइंग। ड्राइंग में क्या होता है, हमें सबको पता है कि जितनी भी सेल्स होती हैं या जितनी भी ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पर, उन सभी को किसकी नीड है, वाटर की नीड होती है। ठीक है, इसी तरीके से वाटर की नीड सेल को भी होगी। ठीक है, और जो भी बैक्टीरियल सेल्स होती हैं, ठीक है, क्या है बैक्टीरियल सेल, उनका 4/5 पोर्शन जो है उनकी सेल का, वो किसका बना हुआ है, वाटर का बना हुआ है। अब ये जो वाटर है उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर हम वाटर को रिमूव कर दें उस सेल से, ठीक है, तो वो ड्राइनेस की वजह से खुद ही क्या हो जाएगी, किल हो जाएगी सेल। अब ये जो मेथड है ये थियोरेटिकली बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, लेकिन ये एक अनरिलायबल मेथड है सभी बैक्टीरिया के लिए अगर हम बात करें तो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, वो क्या फॉर्म करते हैं कि स्पोर फॉर्म करते हैं। ठीक है, और फिर क्या है, स्पोर फॉर्म में सर्वाइव करते हैं, जो कि बिल्कुल कैसी स्टेट होती है, ड्राई स्टेट होती है। तो जो ड्राइंग मेथड होता है ये स्पोर फॉर्मिंग जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए अनइफेक्टेड रहता है। ठीक है, क्योंकि ड्राइनेस का स्पोर्स पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ड्राइंग अच्छा है बट सभी तरीके के स्टेरिलाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट आता है हीट। सन से हमें हीट भी मिलती है। ठीक है, सो जो हीट है वो सबसे ज़्यादा रिलायबल मेथड है। ठीक है, किसका, स्टेरिलाइजेशन का। वो ज़रूरी नहीं है सन हीट ही हो, ठीक है, वो अलग अलग टाइप की हीट हो सकती है। ठीक है, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल मेथड है स्टेरिलाइजेशन का, जहाँ पर भी पॉसिबल है ये मेथड ऑफ चॉइस होता है सभी की। ठीक है, घरों में भी हम पता है हम सन का यूज़ क्यों करते हैं, ड्राइनेस के लिए करते हैं, हीट। ठीक है, साथ साथ हीट मिलती है तो जो भी माइक्रोब्स हैं वो किल हो जाते हैं। जैम जेलीज घरों में हम क्यों बनाते, जब बनाते हैं तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो किल हो जाएं माइक्रोब्स। अपने फूड को ज़्यादा टाइम तक स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको हीट प्रोवाइड कराते हैं, मिल्क को हीट प्रोवाइड कराते हैं जिससे वो ज़्यादा टाइम के लिए क्या रहे, स्टोर रहे। ठीक है, जो मटेरियल हीट से डैमेज हो सकते हैं उन्हें भी हम क्या करते हैं, कम टेम्परेचर यानी कि कम हीट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए प्रोवाइड कराएंगे, जैसे पास्चराइजेशन हम करते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो, हमारा जो प्रोडक्ट है वो डैमेज ना हो। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट हम हीट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, हीट का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, तो हीट दो तरीके के मैकेनिज्म यूज़ करती है, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। सो ड्राई हीट लीथल इफेक्ट शो करती है। ठीक है, ये क्या करती है, डेसिकेशन शो करती है इन जनरल। ठीक है, ये क्या करती है, प्रोटीन डीनेचुरेशन करती है, ऑक्सीडेटिव डैमेज करती है, और टॉक्सिक इफेक्ट शो करती है किस पे, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट लेवल होता है सेल का, ठीक है, उसे भी क्या करती है, एलिवेट कर देती है। मॉइस्ट हीट क्या करती है, ये भी माइक्रोब्स को किल करती है। कैसे, ये कोएगुलेट कर देती है, साथ साथ डीनेचर कर देती है उसके एंजाइम्स को, उसके स्ट्रक्चरल प्रोटीन को, जिससे वो क्या हो जाती है, खुद ही डिजेनरेट हो जाती है। सो अगर मैं इन दोनों में बात करूँ, हीट हमें पता है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है, इन दोनों में भी मॉइस्ट हीट जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव होती है। जितना ज़्यादा हो सके सभी कोशिश करते हैं कि मॉइस्ट हीट करें अपने जो भी मटेरियल्स हैं उनको। अब जो ड्राई हीट है, इस वीडियो में उसी के बारे में आज के में डिटेल में बात करेंगे। मॉइस्ट हीट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन होता है उसमें हम ये 5 मेथड मेनली यूज़ करते हैं, रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन, हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन एंड माइक्रोवेव ओवन्स। सबसे पहले हम बात करेंगे रेड हीट के बारे में। आपको याद होगा जब मैंने आपको ग्राम स्टेनिंग कराई थी तो मैंने क्या किया था, मैंने आपको बोला था कि ये जो आपकी इनोकुलेशन वायर लूप है इसको आपको क्या करना है, बंसन बर्नर पर रेड हॉट करना है। ठीक है, सी जो पोर्शन होता है लूप का, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ऐसे वाला, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल रेड हॉट रेड कलर का आपको दिखने लगेगा। आप चाहे तो ग्राम स्टेनिंग वाली वीडियो में एक बार जा करके देख सकते हैं। उससे क्या होगा, ये जो हमारा नाइक्रोन वायर होता है इनोकुलेशन लूप का, ये क्या हो जाता है, पूरा अच्छे से स्टेरिलाइज हो जाता है। ठीक है, ये जो रेड हीट मेथड है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि हाई हीट इसमें प्रोवाइड करते हैं हम लोग। इसके लिए हम यूज़ करते हैं इनोकुलेटिंग वायर लूप्स का, इसको यूज़ करते हैं मेथड को हम स्टेरिलाइज करने के लिए इनोकुलेटिंग वायर लूप्स में 4 स्टेप्स में। ठीक है, इनको हम सिंपली होल्ड करते हैं बंसन बर्नर के ऊपर और रेड हॉट कर देते हैं। ठीक है, पूरी जितनी भी हमें इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे उनको थोड़ा ड्राई करते हैं। ड्राई इन द सेंस की जो हीट है उसको थोड़ा कूल डाउन होने देंगे और उसके बाद इनको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लेमिंग।
तो जितने भी स्केपल्स होते हैं, ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, ग्लास लाइट्स होती है, माउथ ऑफ कल्चर ट्यूब्स होते हैं, बोटल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कर देते हैं, डायरेक्टली फ्लेम पे रखते हैं। क्या होगा, सपोज़ ये हमारा क्या है, यहाँ पर हमें ये हमारा बंसन बर्नर है, तो हम क्या करेंगे, आपको याद होगा जब भी मैं कल्चर ट्रांसफ़र करती हूँ, जब आपको प्रैक्टिकल वाली वीडियोस जो भी मैं डालती हूँ नेट पे या यूट्यूब पे, तो मैं इसमें आपको दिखाती हूँ कि जो कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है, जब भी हम उसको कल्चर उससे मीडिया को कहीं भी ट्रांसफ़र करते हैं, तो मैं क्या बोलती हूँ हमेशा कि इसका जो ये माउथ है, इसको क्या करना है, आपको फ्लेम पे स्टेरिलाइज करना है यहाँ पर ले जा करके, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी माइक्रोब्स की यहाँ पर माउथ पर लगे होंगे वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्लेमिंग स्टेरिलाइजेशन मेथड कहते हैं। ऐसे ही जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारी स्मेयर होती है, ठीक है, उसको हीट से क्या कर देते हैं, ड्राई करते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, फ्लेम के थ्रू जो भी माइक्रोबियल सेल होती है ग्राम स्टेनिंग से पहले उन्हें क्या कर देते हैं, हम किल कर देते हैं फ्लेमिंग के थ्रू। नेक्स्ट है इंसिनरेशन मेथड। ये भी काफ़ी इफ़िशियंट मेथड है स्टेरिलाइजेशन का, ठीक है, जिसकी वजह से जो भी कंटेमिनेशन होता है उन्हें हम क्या कर, जो भी कंटेमिनेटेड मटेरियल्स होते हैं उन्हें हम हाई टेम्परेचर से क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो उनको जला देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। जितने भी पैथोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, सर्जरिकल ड्रेसिंग्स होती हैं, कंटेमिनेटेड मटेरियल होते हैं, ठीक है, उनको हम किससे किल करते हैं, इंसिनरेशन के थ्रू करते हैं ख़त्म, ठीक है। बेसिकली इनका भी यूज़ नहीं होना है, हम नहीं चाहते हैं कि जो हमारे आसपास का एरिया है वो क्या हो, फर्दर फ्यूचर में इनके वजह से कंटेमिनेट हो, तो हम क्या कर देते हैं, उनको इंसिनरेशन देते हैं। नेक्स्ट है हॉट एयर ओवन। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है हॉट एयर ओवन और इम्पोर्टेंट भी, ठीक है। हॉट एयर ओवन या फिर हॉट एयर स्टेरिलाइजर्स जो होते हैं ये भी स्टेरिलाइजेशन करते हैं ड्राई हीट के थ्रू, ठीक है। ये यूज़ होते हैं अलग अलग ऐसे मटेरियल जिनको हम क्या करना है, बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास है, टेम्परेचर भी है, या फिर कम टाइम में भी हमें स्टेरिलाइज करना है तो भी एप्लीकेबल मेथड है, ठीक है। ड्राई हीट का से मैंने आपको बताया यूज़ करते हैं हम इसको, ठीक है, काफ़ी इफेक्टिव होता है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें स्टीम हीट से तो ये थोड़ा कम इफेक्टिव होता है। जैसे लैब में ऑटोक्लेव एंड हॉट एयर ओवन यूज़ करते हैं, तो इसमें जो हॉट एयर ओवन होता है वो क्या होते हैं, हमारे हॉट एयर ओवन हमारे होते हैं ड्राई हीट को यूज़ करके, यानी कि हॉट एयर ओवन ड्राई हीट स्टेरिलाइजर है एक तरीके के। जबकि जो हमारा ऑटोक्लेव होता है वो स्टीम हीट को यूज़ करता है, मॉइस्ट हीट को यूज़ करता है। तो ज़्यादा इफेक्टिव इनमें से कौन सा हुआ, यस ऑटोक्लेव होता है। अब हम क्या, ये जो हमारे हॉट एयर ओवन होते हैं, ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या लगा होता है, आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे डोर लगा होता है, यहाँ पे एक रेगुलेशन यूनिट होती है, ऑन ऑफ का स्विच होता है, यहाँ पे हम इसके टेम्परेचर को घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ पार्ट्स के नाम लिखे हैं, डोर है, डोर लॉक भी होता है यहाँ पर एक, ठीक है। लोड इंडिकेटर होता है, मेन इंडिकेटर स्विच होता है, ऑन ऑफ स्विच होता है, इनसाइड एसएस चैम्बर होता है, एसएस रैक होती हैं, आउटर एमएस पावर कोटेड ये होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अवन में होती हैं। अवन के बारे में डिटेल में आपको चाहिए तो मैं वीडियो नहीं आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, जो यहाँ पे मैंने इंस्ट्रूमेंट्स और लैब प्रैक्टिकल्स के बारे में बताया उस वाली प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। सो क्या होता है ना, यहाँ पर एक हीट कंट्रोलिंग डिवाइस लगी होती है, ठीक है, जो क्या करती है, हीट को स्प्रेड करती है सभी जगह पर, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर क्या लगा होता है, इसमें एक थर्मोमीटर लगा होता है, या फिर कहीं जो हॉट एयर ओवन में अंदर भी लगा होता है। ये थर्मोमीटर टेम्परेचर को क्या करता है, हमें बताता है। बेसिकली इसमें एक थर्मोस्टेट होता है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। नेक्स्ट है यूजेस क्या हो सकते हैं हॉट एयर ओवन के। सो अलग अलग यूजेस हैं। सबसे पहले ग्लास वेयर्स के लिए इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्यूब्स हो गए, फ्लास्क हो गए, मेजरिंग सिलेंडर हो गया, जितने भी ग्लास रिंग्स होती हैं, ग्लास कटरी प्लेट्स या डिशेज होती हैं, या ग्लास पाइपेट्स होती हैं, उनको हम किस में स्टेरिलाइज करते हैं, हॉट एयर ओवन में। इससे अलग मेटल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि फोर्सेप्स, सीजर्स, स्केपल्स को भी हम किस में स्टेरिलाइज करते हैं, हॉट एयर ओवन में, क्योंकि ये अगर हमने मॉइस्ट हीट से किया तो ये क्या हो सकती है, इनमें जंग लग सकता है। नेक्स्ट है नॉन एक्वस मटीरियल्स जैसे कि पाउडर, ऑयल्स, ठीक है, ग्रीसेस, ठीक है, जितने भी सील्ड कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, ग्रीसेस इन सील्ड कंटेनर जो होती हैं, ठीक है, स्वैब स्टिक्स जो होती हैं जो कि टेस्ट ट्यूब में पैक होते हैं, उन्हें भी हम किस में स्टेरिलाइज करते हैं, हॉट एयर ओवन में स्टेरिलाइज करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा तरीका है फिजिकल एक तरीके स्टेरिलाइजेशन का, वो क्या है, माइक्रोवेव ओवन, ठीक है। जो हीट स्टेरिलाइजेशन का एक तरीका है वो है माइक्रोवेव ओवन।
ये भी हीट इफेक्ट शो करता है, बट इसकी जो हीट होती है वो यूनिफॉर्म हीट नहीं होती है और इतनी ज़्यादा रिलायबल भी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू हॉट एयर ओवन। ठीक है, कुछ इस तरीके के माइक्रोवेव्स हमारे घरों में लगे होते हैं। ठीक है, लैब्स में भी होते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है, एक चैम्बर बना होता है जिसमें हमें जो भी स्टेरलाइज करना है या कुछ भी कुक करना है तो हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। और इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ये माइक्रोवेव को क्या करता है, पूरा ये जो एक चैम्बर होता है इसमें क्या किया जाता है, माइक्रोवेव रोटेट होती हैं। ठीक है, एक डिवाइस होती है जिससे माइक्रोवेव क्या करती हैं, पूरे माइक्रोवेव जनरेट होते हैं, पूरे माइक्रोवेव का जो चैम्बर होता है उसमें रोटेट होती हैं। अब रोटेशन का जो माइक्रोवेव कितनी होनी है, कितनी देर के लिए प्रोवाइड करनी है, वो हम क्या करते हैं इसमें सेट करते हैं। और ये क्या है, माइक्रोवेव हीट के साथ जनरेट होती हैं। ठीक है, तो हीट जा रही है, कुछ जा रही है वेव, तो जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। मैंने कहा ये इफेक्टिव मेथड है, बट नोट लाइक हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन क्या है, ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होता है, इसकी यूजेस भी मैंने आपको ऑलरेडी बताई ही हैं। सो ये था आज का वीडियो। कल हम जानेंगे मॉइस्ट हीट के बारे में। ठीक है, यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा बेसिकली उसमें हम किसके बारे में जानेंगे, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम केमिकल एजेंट्स के बारे में जानेंगे जो कि स्टेरिलाइजेशन की तरह यूज़ होते हैं, स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग माइक्रोब टॉक एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।